तो आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स का, ऐसे मान सकते हैं कि बहुत बेसिक और पहला ही चैप्टर मान लो, वेक्टर्स। सो वेक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट बेसिक चैप्टर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कई कई जगह काम आ जाता है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन तो नहीं बनता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर, सबसे पहले मुझे आपको दो बातें बतानी है। दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा आपके मोशन इन वन प्लेन में, कि दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ तो होती हैं स्केलर और कुछ होती हैं वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटी स्केलर होती हैं जिनमें केवल हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े। मतलब समझो ज़रा, ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड डजंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। मतलब जैसे कई क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो केवल उनके मैग्नीट्यूड की, भाई वो कितनी है, उसी से स्पेसिफाई कर दी जाती हैं, उसी से उनको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो क्या है, केवल ऐसे बता देंगे ना 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस इस तरफ है उस तरफ है, केवल हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो ये डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मास है, अब यार मास में केवल उसका मैग्नीट्यूड उसको स्पेसिफाई करता है, डायरेक्शन उसमें यूज़ नहीं होती। टाइम है, तो टाइम की क्या डायरेक्शन होती है, टाइम तो टाइम होता है, मैग्नीट्यूड होता है उसका। स्पीड है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, तो ये सारी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको स्पेसिफाई करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए केवल हमें उनके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, ना कि उनकी डायरेक्शन की। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अरे भाई तुम्हें पता है क्या, ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं ये जनरल अपने जो अलजेब्रा के ऑर्डिनरी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करती हैं। जैसे सिंपल एडिशन होता है इनका, 2 + 2 4, 15 किलोमीटर + 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर। ऐसे इनका सिंपल जो अलजेब्रा के रूल्स होते हैं कॉमन, वो जनरल रूल्स ही ये फॉलो करती हैं। उसके बाद में इसके विपरीत कुछ क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं जिनको। ये वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? इन वेक्टर, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। देखो ज़रा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड इन दिस। मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट, हम इसको मोशन इन 1D में पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मतलब जैसे आपको वहाँ समझा दूंगा, फिलहाल तो मैं आपको वेलोसिटी के बारे में बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। वेलोसिटी क्या है, देखो अगर मैंने कहा कि मैं 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, और एक मैंने कहा 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से मैं आ रहा हूँ, दोनों सेंटेंस में कुछ फ़र्क है ना। 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा हूँ और 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, मैंने इन दोनों में क्या फ़र्क बोला, एक तो है स्पीड और इनमें से एक है वेलोसिटी। मतलब दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम है 10-10, लेकिन एक केस में मैंने डायरेक्शन बता दी है, मैंने ये बोल दिया मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, या मैं बोल दूँ मैं इतनी स्पीड मतलब इतनी 10 किलोमीटर/आवर से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, साउथ की तरफ जा रहा हूँ, वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। तो जो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैंने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को स्पेसिफाई की है, वो तो है वेक्टर, और जिनमें मैंने केवल मैग्नीट्यूड बताया है वो है स्केलर क्वांटिटीज़। और कुल मिला के बात ये है कि जैसे मैंने बोला बिना डायरेक्शन के जो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 10 किलोमीटर/आवर से चल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये है स्पीड। और जब मैं इसमें डायरेक्शन और जोड़ दूंगा कि मैं 10 किलोमीटर/आवर की किसी से मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और स्पीड क्या होती है, केवल मैग्नीट्यूड। तो आपको समझ में आ गया वेलोसिटी। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स है, फोर्स जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पर ये जो बोर्ड है इसको धक्का मार रहा हूँ,
ठीक है। सो मेरे को इधर बताना पड़ेगा कि मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ कि मतलब फोर्स की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं हम और करते हैं। मतलब ऐसे बताते हैं कि मैं इस ब्लॉक को इस तरफ धक्का मार रहा हूँ, मैं इस तरफ धक्का मार रहा हूँ, ठीक है, मैं किधर को फोर्स लगा रहा हूँ। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मैटर करती है। जैसे मान लो ये मार्कर है, तो इसमें मान लो मैंने बोल दिया कि इधर मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये डायरेक्शन स्पेसिफाइड है कि मैं इसके इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी का है रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन हेडेड विद एन एरो। तो मैंने बना दी एक लाइन हेडेड विद एन एरो, लाइन हेडेड विद एन एरो, इट्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने ये लाइन बना दी पी क्यू, ठीक है, ये P पॉइंट से ओरिजिनेट हुई, मैंने PQ लाइन बना दी। ए लाइन हेडेड विद एन एरो, ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। मान लो मैंने इस लाइन से एक वेक्टर A वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको पता है ऐसे लिखा जाता है, जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी v होती है ना, तो v ऊपर वेक्टर, समझ रहे हो। एक्सेलरेशन a होता है ना, a वेक्टर, मतलब जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके ऊपर एरो लगा करके इनको स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, तो ए वेक्टर लिख दिया कि भाई पी से लेकर के क्यू तक ये है ए लाइन हेडेड विद एन एरो, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो ए वेक्टर है ये किसके बराबर है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर और पी क्यू वेक्टर सेम ही तो बात है, पी क्यू वेक्टर ए वेक्टर। अगर मान लो हाँ, तो मैंने एक चीज़ आपको बता दी यहाँ से कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये है कि लाइन हेडेड विद एन एरो। अब ये जो इसकी लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे मान लो ये ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं पता है, मैथ्स में क्या करते हैं कि एस इस तरीके से कुछ मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, ठीक है, ये मोड लेकर के ऐसे मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होगा, पी क्यू होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, देखो 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 जरा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो इसका मैग्नीट्यूड पी क्यू हो सकता है या फिर सिंपल ए भी हो सकता है, समझ रहे हो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया तो ये वेक्टर बन गया। तुम्हें ये चीज़ें अगर थोड़ी बहुत कम भी समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना ही आता है, फिर उसके बाद में जब तुम जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तब तुम्हें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। धीरे धीरे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं, नाम से समझ में आता है, जो पैरेलल होते हैं वो पैरेलल वेक्टर्स। जैसे ज़रा देखो ना, मैंने एक वेक्टर ये बनाया, ए वेक्टर बना दिया कोई, ठीक है, मैंने एक ये वेक्टर बनाया, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये हैं पैरेलल वेक्टर्स। दीज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, यानी इनकी सेम डायरेक्शन है, दोनों के तीर एक तरफ चल रहे हैं और एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, और इनके बीच में एंगल 0 डिग्री, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। उसके बाद में इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं यार, नाम से समझ में आता है, इक्वल यानी जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो। कैसे भाई, अब एक बात बताऊं तुम्हें, देखो इसका डायग्राम बना के बताता हूँ। इक्वल वेक्टर कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। देखो एरो मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है इस एरो की, ये क्या शो करती है, ये इसका मैग्नीट्यूड शो करती है। तो मैग्नीट्यूड हमने क्या बनाया, इक्वल बना दिया, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई इक्वल वेक्टर्स में भी यही चीज़ है, देखो सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, और पैरेलल वेक्टर में भी ये सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ। देखो दोनों में फ़र्क ये है कि पैरेलल वेक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब जैसे ये बी है, इसकी लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है, ए की उससे भी ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने जनरल ऐसे बना दिया कि भाई ऐसे ले लेते हैं।
तो इसमें कोई मतलब मैग्नीट्यूड का ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों का, मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है, बस पैरेलल होना कंडीशन है, 0 डिग्री एंगल होना ये कंडीशन सिचुएशन है। इक्वल वेक्टर्स, उसके बाद में एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल यानी यार पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल यानी अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर होगा और ये इधर होगा, समझ रहे हो। एक वेक्टर जैसे ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये क्या है दोनों, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ए और बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है। कैसे, देखो जरा, अगर तुम है ना ये वेक्टर और ये वेक्टर को, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, सो तुम अगर इसको थोड़ा सा उठा करके यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर देखो तुम अगर इसको उठा के इधर रखोगे, एंगल कैलकुलेट करना चाहोगे, तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, कवर कर लेंगे, तो ये तो एंगल 0 हो गया और ये 180 है। उसके बाद में नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स। नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन इज अपोजिट। नेगेटिव नाम से समझ में आता है, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स, मतलब मैग्नीट्यूड इनका सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे मैं यहाँ पर इसका ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ ऐसे से दिखेंगे ये, नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स। ये हैं नेगेटिव या फिर अपोजिट वेक्टर्स। इनके अंदर क्या है कि देखो, ए की डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन इधर है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे ये भी ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर, या मैं बोल दूं, मैंने मतलब स्पेसिफाई कर रखा है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। जब तुम लिखोगे ए वेक्टर की कोई वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वही बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। फिर कंफ्यूजन हुआ, एंटी पैरेलल और नेगेटिव में क्या फ़र्क हुआ, दोनों में ये फ़र्क हुआ कि इसके अंदर देखो मैग्नीट्यूड का कोई लफड़ा नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर केवल नेगेटिव अपोजिट वेक्टर्स में एक कंडीशन है कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। उसके बाद में को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल यानी इनिशियली वो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे मान लो कि इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होने, इसलिए इनको को इनिशियल बोलते हैं, सेम इनिशियल पॉइंट। उसके बाद में को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स यानी सेम लाइन में प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन सेम लाइन, यानी को लीनियर वेक्टर्स कौन से हैं, जैसे मान लो ये है, ये दो वेक्टर्स हैं, ये इधर सेम लाइन में है लेकिन, ठीक है। और इनके बीच में एंगल पता है कितना है, तुम्हें पता है एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो ये सेम डायरेक्शन में हो गए, लाइन सेम लेकिन सेम डायरेक्शन कर दी इस बार, तो यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो इस तरीके के वेक्टर्स जो सेम लाइन में हो उनको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। एंगल इनका 0 से लेकर के 180 तक वेरी करता है। उसके बाद में कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स वो होते हैं जो सेम प्लेन में प्रेजेंट हो, सेम प्लेन में प्रेजेंट हो, यानी जैसे मान लो अपना ये बोर्ड है तो केवल बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट हो, जैसे ये है, ये कोप्लेनर है, ठीक है। दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। जैसे यहाँ पर हमने बोर्ड पे जितने भी ये वेक्टर्स बनाए, ये सारे क्या हैं, ये कोप्लेनर है, यानी बोर्ड के प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, सेम प्लेन में ये एग्जिस्ट करते हैं, ओके। ये कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स वो होते हैं जो एक कॉमन पॉइंट से पास हों, वेक्टर्स विच पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। कैसे, ज़रा मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन समझाता हूँ। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास एक बी वेक्टर है, फिर हमारे पास यहाँ पर एक सी वेक्टर है मान लो। तो यहाँ पर क्या होगा, ज़रा इनको, इस लाइन को पीछे ड्रॉ करो, इसको पीछे ड्रॉ करो, इसको पीछे ड्रॉ करो, ये कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं, ये है कॉन्करेंट वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद में आता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर मीन्स, जीरो वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। अच्छा, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब जीरो भी एक वेक्टर है, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ
कैसे हो सकता है जीरो मैग्नीट्यूड? सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर। ये एक यूनिवर्सल बात है कि दो वेक्टर्स का सम करोगे, एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे तो हमेशा वेक्टर आएगा। समझ रहे हो? जब भी वेक्टर का कुछ भी तुम करोगे तो प्रोडक्ट वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर a वेक्टर है प्लस a वेक्टर, इसको तुम ऐड कर रहे हो माइनस a वेक्टर के साथ। ठीक है, तो एक बात बताओ, a वेक्टर सेम प्लस माइनस माइनस a वेक्टर, तो कितना हो गया? जीरो वेक्टर। यानी जो जीरो आया है ना, ये भी एक वेक्टर है, क्योंकि दो वेक्टर का एडिशन हमेशा वेक्टर होता है। तो ये जीरो भी वेक्टर है, इट इज अ, और इसी को बोलते हैं हम नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। उसके बाद में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर है। तुम्हें एक बात याद रखनी है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेकंड वाला पॉइंट, इसको ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ए के ऊपर ये कैप सी लगा देते हैं, ऐसे कैप लगा देते हैं, मतलब जो भी नीचे की तरफ तुम कुछ भी लिख दो, बी कैप, सी कैप, तो ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने में काम आता है। यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये पॉइंट याद रखना। जब भी हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होता है, हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। जैसे कैसे करते हैं, देखो जरा ऊपर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर की अगर मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है यूनिट वेक्टर के थ्रू, कैसे करूंगा? तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो ये क्या होगा? ए कैप होगा, नहीं क्या ए कैप होगा? ये यूनिट वेक्टर है, ए कैप इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए कैप। तो ए कैप को लिखा जाता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे? यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कैप, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको इधर ले गए और ये इक्वल टू ए वेक्टर क्या आएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सीधा सीधा क्या लिख देते हैं हम? ए लिख देते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। उसके बाद में एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर यानी कुछ एक्सिस से रिलेटेड कुछ कोई चीज़ होगी इसमें, तभी तो नाम है इसका एक्सियल वेक्टर। तो क्या होता है एक्सियल वेक्टर? दीज वेक्टर्स आर यूज्ड इन रोटेशनल मोशन। जो अपना एक चैप्टर आएगा क्लास 11 में आगे जा करके, रोटेशनल मोशन, वहाँ पर इन एक्सियल वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज होगा और वहाँ पे आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। टू डिफाइन रोटेशनल इफेक्ट्स, जो रोटेशनल इफेक्ट्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए इन वेक्टर्स को यूज लिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, ये जो वेक्टर्स हैं इनकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है? ऐसा राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। कैसे बताता हूँ अभी। एग्जाम्पल कौन से होते हैं एक्सियल वेक्टर? जैसे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ोगे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होती है? एक एक्सियल वेक्टर होता है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ोगे, जे वेक्टर के बारे में, ये क्या है? ये एक एक्सियल वेक्टर है। आप पढ़ोगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क एक ऐसी फोर्स होती है जो रोटेशनल मोशन करवाती है, जो कॉज करती है रोटेशनल मोशन को। सो ये चीज़ें आप वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये सारी क्या है? एक्सियल वेक्टर। अब इनकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम? राइट हैंड थंब रूल यूज़ का लेकर के। जैसे मान लो कि ये हमारा एक्सिस हो गया, ये हमारा इधर की तरफ, ये एक्सिस है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, मतलब कुछ ऐसी सी केस है, ये समझ रहे हो क्या? देखो ऐसा कुछ है, मतलब ये प्लेट ऐसे रखी हुई है, ठीक है। ये प्लेट नहीं है एक्चुअली, हमने सरफेस इमेजिन की है, ठीक है। अब मान लो ये एक्सिस है, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो इसमें से किसी टॉर्क या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालोगे? तुम अपना थंब तो एक्सिस की डायरेक्शन में रखोगे और जो फिंगर्स को जब कर्ल करोगे तो ये जो फिंगर्स होंगी ये आपको किसकी डायरेक्शन बताएंगी? आपको एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन बताएंगे। ये एक्सियल वेक्टर इस डायरेक्शन, जैसे ऐसे करो फिर ऐसे करो, मतलब एक्सियल वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे,
ठीक है। सो ये एक्सियल वेक्टर को डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल काम में लेते हैं। अभी अगर थोड़ा नहीं समझ में आया ना तो कोई नहीं, थोड़ा सा इत्मीनान रखो, नोट डाउन करो अच्छे से, थोड़ा बहुत याद कर लो, उसके बाद में रोटेशनल मोशन में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पोलर वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिनका एक इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम हो। कैसे? वेक्टर्स विच हैव इनिशियल पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। जैसे मान लो पोलर वेक्टर कौन कौन से होते हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल। सो देखो ये पोलर वेक्टर्स कैसे होते हैं, मतलब जिनका एक इनिशियल पॉइंट हो, यहाँ समझा देता हूँ, जिनका एक इनिशियल पॉइंट हो, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, और जिनका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। मतलब जैसे फोर्स है तो फोर्स हम ऐसे करते हैं ना कि यार इधर को इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है फोर्स में कुछ। तो जैसे मान लो ये क्या है, ये तो इनिशियल पॉइंट है और आगे की तरफ यहाँ क्या होगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, ठीक है। सो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? पोलर वेक्टर्स हैं, इनमें एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है कि जहाँ हम लगा रहे हैं, जहाँ को हम कर रहे हैं काम, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। सो ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वो अगला वीडियो अभी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप देखना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।